हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा और उम्मीद है कि सह कुशल होंगे, सह मंगल होंगे। जहां भी होंगे आप पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे, गढ़ रहे होंगे। जुड़ जाइए सभी साथी, जुड़ जाइए आज के इस सेशन में। साइंस का जो सेशन रहता है आपका 8 से 9 PM के बीच, इसमें आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी लोगों को SJ कॉम्पिटिशन क्लासेज की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से सभी लोगों को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जैसा भी आप सभी लोग बोलते हैं। आप सभी लोगों को हमारी टीम की तरफ से, हमारी संस्थान की तरफ से सभी लोगों को साधुवाद। तो जुड़े सभी साथी, ताकि हमारी सेशन को अपन सीधी बात, नो बकवास पे जो हमारा सेशन चलता है उसको अपन शुरू कर सकें। कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के किए थे, PY हमने कुछ किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस हमारे बाकी रह गए थे। कुछ क्वेश्चंस को आज अपन क्लास में है जो यहाँ पे करने वाले हैं। तो सभी साथी जुड़े। कमेंट आज थोड़े से शो नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं आपके कमेंट थोड़े कम ही ले पाऊंगा। फिर भी अपन कोशिश करते हैं, देखते हैं हो जाएगा तब तक ठीक। तो अपन इसको देखते हैं कि कहाँ तक हमारा है जो ये चला गया। कुछ क्वेश्चंस हमारे इसमें हो चुके थे और कुछ बाकी थे इसमें। ये हो गया था हमारा, ये हो गया था ये। तो आज का आपका जो पहला सवाल आप लोगों के सामने रहने वाला है, वो सवाल आपका ये रहने वाला मेरे भाई कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड। कि अगर आप लोगों को ये बोला जाए कि स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या होगा, स्टडी ऑफ बर्ड जो पक्षियों का अध्ययन है वो क्या होगा। तो सबको पता कि पक्षियों का अध्ययन क्या होता है। आप एक बार सोच लीजिए अपने माइंड में कि सर इसका आंसर ये जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये बोला जाए कि हर्पेटोलॉजी क्या होता है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो आप लोग हमेशा ये देखिएगा कि जो सर्प होते हैं, सर्पों का अध्ययन जो होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे हर्पेटोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको, हर्पेटोलॉजी के नाम से जानेंगे। ऑप्थेल्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, इसमें आंख का अध्ययन होता है। ये आपका सवाल है जो RRB में पूछा जा चुका है। और आप लोगों को एक वर्ड यहाँ पे ये भी याद रखना है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। कई बार SSC ने इस क्वेश्चन को पुट किया है कि जो डॉक्टर होगा आंख का, डॉक्टर किसका, आंख का जो डॉक्टर होगा उसको क्या बोला जाएगा। तो आप लोगों को मेरे भाई याद रखना है कि उस डॉक्टर को अपन बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। उसके बाद में है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी है, तो एंथ्रोपोलॉजी में अगर मानव से रिलेटेड बात की जाती है, मानव संस्कृति से रिलेटेड बात की जाती है, रहन सहन से रिलेटेड बात की जाती है। और आपका बर्ड्स वाला है तो वो आपका सबसे अंतिम ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर D, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हमें पक्षियों से रिलेटेड अध्ययन करना होता है। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि हर्पेटोलॉजी क्या होगा, तो आप लोगों को बताना कि हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन यहाँ पे जो किया जाएगा। तो किस किसका सही हुआ, सबने अपने अपने इस तरीके से देखा भी होगा कि आंसर किसका सही गया। अगला सवाल आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। पादपों के उत्सर्जन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादपों के उत्सर्जन से रिलेटेड निम्न में से कौन सा है जो कथन आपका यहाँ पे सही जाने वाला है। ऐसी स्थिति में आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखे, चार ऑप्शन में से कौन सा आपको यहाँ पे गलत कथन की बात कर रहा है, जो रॉन्ग इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पे आपका कौन सा माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आपका आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है, बताइए। देखिए सोचिए अपने हिसाब से आंसर क्या जाएगा, पढ़िए एक बार सबको। और जितने भी साथी देख रहे हैं सभी से ये रहेगा कि क्लास को आप लोग लाइक करें। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन एक्यूमुलेट इन द ओल्ड जाइलम इन द फॉर्म ऑफ रेजिन एंड गम। कि जो अपशिष्ट रहेगा, वेस्ट जो प्रोडक्ट रहेगा वो किसमें स्टोर, रेजिन और गम के रूप में स्टोर होता है। बहुत सही है कि जो पादप रहेगा उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा वो रेजिन और गोंद के रूप में, स्टार्च के रूप में अपन बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरा बोल रहा है कि वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन एक्यूमुलेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कि प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो अपशिष्ट होगा वो स्टार्च के रूप में संचित होगा। आपको पता है कि पादपों का जो संचित भोजन होता है, स्टोरेड फूड होता है पादप का, स्टोरेड फूड होगा, जिस फूड को ये वापस दोबारा काम में ले सकते हैं एनर्जी के समय, किसी भी काम के लिए, ग्रोथ के लिए, हर एक स्थिति के लिए स्टार्च इन पेड़ पौधों में काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज काम करता है, वैसे पेड़ पौधों में कौन काम करता है, पेड़ पौधों में स्टार्च काम करेगा। तो स्टार्च पेड़ पौधों का स्टोरेड फूड है और ये सीव सेल में स्टोर होता है। किसमें स्टोर होता है, ये होता है आपका सीव सेल में स्टोर होता है, या अपन इसको बोल सकते हैं चालनी नलिकाओं में।
चालनी कोशिकाएं जो होती है उनके अंदर ये स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट जाएगा, जो कि इसके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है। आगे भी देखते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट कैन एक्युमुलेट इन सेलुलर वैक्यूल, अपशिष्ट कोशिकाओं रिक्तिकाओं में संचित होता है, मैंने आपको बता दिया। अपशिष्ट झड़ने वाली पत्तियों में संचित हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अपशिष्ट आपका जो रहेगा झड़ने वाली पत्तियों के बीच में संचित होता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, झड़ जाता है, पादप से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे मेरे भाई करेक्ट जाएगा। अगला सवाल आपको बोल रहा है कि वैज्ञानिक जो मेंडल साहब थे, सीजे मेंडल, जीजे मेंडल, इनका निधन कब हुआ था? मेंडल डाइक की बात कर रहा है, तो मेंडल डाइक कब हुआ था? 1884 में हुआ था, 1874 में हुआ था, 1879 में हुआ था, कब हुआ था आप लोग मेरे को ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया। मोटा मोटी तो सबको याद ही रहता है, 1901 में तो कॉल लेन डिस्टिनर ने, ये डेट भी आप लोगों को याद रखनी, मैं बता देता हूँ। ये डेट आप लोगों को कहाँ याद रखनी है, ये जब आप लोगों को पूछेगा ना कि ब्लड ग्रुप की खोज की कब की गई, ब्लड ग्रुप्स के बारे में जो कॉल लैंड स्टिनर नामक वैज्ञानिक थे, कॉल लैंड स्टिनर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस ब्लड ग्रुप्स की जो डिस्कवरी की थी वो 1901 में की थी। लेकिन अगर मेंडल साहब के निधन की बात करेंगे तो वो हुआ था 1884 में। आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला, एन एडल्ट ह्यूमन हैज ओनली रोडेंट्स इन हिज माउथ। रोडेंट्स बोल दिया, कृंतक होता है। मनुष्य के मुख में केवल कृंतक की संख्या कितनी होती है, ये बताइए। देखिए, मनुष्य के मुख में कृंतक की संख्या कितनी होती है? चलो देखो, आपको पता है कि जो फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला से हल करेंगे इस चीज को। फॉर्मूला रहेगा, वो फॉर्मूला आपको पता है कि दो होते हैं, एक तो होता है एडल्ट का और एक होता है चाइल्ड का। दोनों फॉर्मूले में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एडल्ट का फॉर्मूला और चाइल्ड का फॉर्मूला होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे ये अपन बताएंगे। तो एडल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 21 से 20, और चाइल्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2102। ठीक है, तो एडल्ट का फॉर्मूला 2102, इसको अपन को कितने से मल्टीपल करना होता है, 4 से। अब अगर आप 21 से 20 को ऐसे लिखते हैं तो इनको क्रम देते हैं अपन, तो सबसे पहले जो दांत होते हैं उनको बोलते हैं अपन इंसाइजर, 2 नंबर पे जो दांत होते हैं इनको बोलते हैं अपन कैनाइन, 3 नंबर पे जो दांत होते हैं उनको बोलते हैं प्रीमोलर, और 4 नंबर पे जो दांत होते हैं उनको बोलते हैं मोलर। ये आपके 4 टाइप के क्या होते हैं, मानों में दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आपको क्या पूछा, इंसाइजर पूछा, रोडेंट लिख दिया, इंसाइजर लिख सकते हैं आप इसकी जगह, इंसाइजर लिख सकते हैं। कृंतक की बात कर रहा है, कृंतक सबसे पहले दांत होते हैं, सामने वाले दांत होते हैं, सामने वाले दांत कितने होते हैं, 2। लेकिन जब आप इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला आपका जो बनता है, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, अपर लो और लोअर जो, इसको दोनों को 2-2 भागों में डिवाइड करता है। इसका मतलब 1, 2, 3 और 4, 4 पार्ट में। इसका मतलब इसको आप कितने से मल्टीपल कर दीजिएगा, इसको आप 4 से मल्टीपल कर देंगे, और जब इसको 4 से मल्टीपल कर देंगे तो संख्या में कितने हो जाएंगे, 8। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या जाएगा, राइट। कोई भी पूछ ले, हर एक संख्या को आप कितने से मल्टीपल करेंगे, 4 से मल्टीपल करेंगे। तो इनकी संख्या कितनी होगी, इंसाइजर की संख्या कितनी होगी, इंसाइजर की संख्या तो आपके पास हो गई 8। कैनाइन को भी आप 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4, प्रीमोलर को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 8, और मोलर को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 12। तो 12 और 8 20, 20 और 12 32। तो टोटल दांतों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई यहाँ पे, 32। ऐसे छोटे बच्चों की अगर बात की जाए तो छोटे बच्चों में भी आप कितने से मल्टीपल करेंगे, इसको 4 से मल्टीपल करेंगे। तो 4 से मल्टीपल करेंगे तो इसको करेंगे तो सबसे पहले दांत कौन से होंगे, 8, फिर कौन से होंगे, 4, फिर क्या होगा 0, और फिर क्या होगा 4, और टोटल संख्या में कितने हो गए, यहाँ पे 8 आएगा, तभी मैंने सोचा कम कैसे हो रहा है। ये 8 और 8 16 और 4 20, और टोटल संख्या में कितने हो गए मेरे भाई यहाँ पे 20। तो छोटे बच्चों में दांत कितने होते हैं 20, और एडल्ट में कितने होते हैं 32। तो इनमें कौन से दांत अपसेंट होते हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछा था, तो आप इसको स्टार लगा के लिख सकते हैं कि प्रीमोलर छोटे बच्चों में क्या होते हैं, यहाँ पे अपसेंट होते हैं। ठीक है, अगला सवाल,
अगला सवाल आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोट्स, कि कौन सा थक्कों के निर्माण में सहायक होता है। कि जब चोट लगती है तो कुछ समय के बाद ब्लड क्या हो जाता है, अपने आप जम जाता है। तो जमने की स्थिति में कौन ब्लड के लिए काम करेगा? सेल्स पूछेगा तो सेल्स आपको बताना पड़ेगा, और अगर आपको प्रोटीन पूछेगा तो आपको प्रोटीन आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। बताइए आंसर क्या जाएगा। देख लीजिए, आपको क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? देखो, रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स का काम होता है जो भी गैसेज होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, ये काम किसका होता है? ये काम होता है रेड ब्लड सेल्स का। अगर आप लोगों को प्लेटलेट्स की बात की जाए तो इसका राइट आंसर मेरे भाई यहाँ पे जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है किसमें? हेल्प में, ब्लड क्लोटिंग की जो फॉर्मेशन प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करने का काम किसका होता है? उसमें हेल्प करने का काम होता है आपका प्लेटलेट्स का। और श्वेत व्हाइट ब्लड सेल्स का आप लोगों को पता ही है कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या काम करती है? व्हाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा। बैक्टीरिया को क्या करेगा? किल करने का काम कौन करेगा? व्हाइट ब्लड सेल्स करेगा। और प्लाज्मा वगैरह में क्या रहते हैं? प्लाज्मा वगैरह में हमारे बॉडी में जो भी एंटीबॉडीज बनती है वो इसके अंदर रहेगा। इसके अलावा अपन हमारे शरीर में जो भी हार्मोन वगैरह रिलीज होते हैं वो यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा हमारे शरीर में जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो यहाँ रहेगा। इसके अलावा जो एंजाइम वगैरह होते हैं वो यहाँ रहते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के प्लाज्मा वाले पार्ट में है जो रहती है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है कि ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज व्हेन एनर्जी डिमांड आर हाई बट ऑक्सीजन सप्लाई टू प्रोड्यूस एनर्जी इज लिमिटेड, मसल्स सेल्स हैबिट्स। भारी भारी व्यायाम, जब व्यायाम किया जाता है, एक्सरसाइज की जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो मसल्स होती है उनमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। देखो, एक वर्ड होता है जिसको अपन बोलेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, और एक वर्ड होता है जिसको बोलेंगे अपन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन की जब अपन बात करते हैं तो इसमें तो आपको O2 चाहिए होती है, इसमें आपके पास O2 तो होती है लेकिन O2 की क्या हो जाती है? कमी। तो O2 की कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम व्यायाम वगैरह करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ पदार्थ बनते हैं, तो ऊर्जा करने के लिए आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाएं कुछ चीजों को दर्शाती है। अब वो चीजें यहाँ पे कौन सी आपकी हो सकती है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। बताओ। देखिए, आंसर लैक्टिक एसिड का होगा, इथेनॉल सिंथेसिस होगा, वाटर लॉस होगा, या पायरुवेट अक्युमुलेशन होगा। बताओ, क्वेश्चन नंबर आपका सामने है 19। तो सबको पता है, बहुत बार मैंने बताया कि अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन बराबर मात्रा में, इक्वल मात्रा में, तो जब इक्वल मात्रा में ऑक्सीजन होगा तो हमारी बॉडी में बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये बनाएगा लैक्टिक एसिड। क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका मेरे भाई यहाँ पे क्या जाएगा? करेक्ट। अगला सवाल। अगला सवाल आपको बोला कि फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब होती है, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? ओवेरी का फॉर्मेशन होगा, जर्म सेल का होगा, जीमिट का होगा, या जाइगोट का होगा? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको आ ही रहा होगा।
तो मेरे भाई आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना कि अगर कोई फीमेल बॉडी है और इधर कोई मेल बॉडी है, तो पता है कि फीमेल बॉडी में जो क्रोमोजोम होगा 44 प्लस अक्ष अक्ष होगा और मेल बॉडी में होगा 44 प्लस अक्ष वाई, और ये 44 प्लस अक्ष वाई 44 प्लस अक्ष क्रोमोजोम होगा। और ऐसी स्थिति में जो मेल बॉडी होगी यहाँ से स्पर्म और यहाँ पे ओवम, ओवम और स्पर्म जब आपस में मिलेंगे सबसे पहले, तो इधर से भी गुणसूत्र आएंगे, इधर से भी गुणसूत्र आएंगे, और आपके पास बनेगा सबसे पहली जो सेल बनेगी वो जाइगोट बनेगी, और इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस होगा, सॉरी मियोसिस होगा। इस मियोसिस के दौरान यहां पे गुणसूत्र की संख्या भी कितनी हो जाएगी आपके पास 46। तो याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि फर्टिलाइजेशन की अगर प्रोसेस होती है तो ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट बनेगा सबसे लास्ट में वो बनेगा जाइगोट, और जाइगोट एक प्रकार की सेल होती है जो मानव शरीर की सबसे पहली कोशिका होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पे अपन जाइगोट के नाम से जो जानते हैं, युग्मनज बोल सकते हैं, जाइगोट बोल सकते हैं। अगला सवाल बोलता है कि द इंटरनेशनल ऐसा यूनिट ऑफ डी रिटार्डेशन बोल सकते हैं या डी एसिलरेशन भी बोल सकते हैं अपने इसको, रिटार्डेशन या डी एसिलरेशन, रिटार्डेशन या डी एसिलरेशन की आपको ऐसा यूनिट आप लोगों को यहाँ पे पूछी गई है, तो इसकी यूनिट क्या होगी बताना। देखें देखो, तो मंदता एक होता आपके पास में त्वरण, त्वरण का मतलब होता है अगर एक सेकंड में कोई वस्तु 10 मीटर जा रही है, इसका मतलब दूसरे सेकंड में भी वो 10 के हिसाब से चलेगा तो 20 जाएगा, तीसरे में जाएगा 30 जाएगा, चौथे में 40 जाएगा, या अपन इसको 20 मीटर माने तो दूसरे में 40, तीसरे में 60, चौथे में 80 ऐसे जाएगा। इसको अपन बोलते हैं एसिलरेशन। की जो वेग होता है ना, वेग वेलोसिटी, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी वस्तु की स्पीड बढ़ती है, चाल बढ़ती है, तो उसको अपन बोलते हैं एसिलरेशन। एसिलरेशन ए बराबर होता है आपका v अपॉन टी, की जो वेलोसिटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए, इसी को अपन क्या बोलते हैं एसिलरेशन। अब अगर टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, वस्तु कोई ऊपर जा रही है और टाइम के अकॉर्डिंग अगर बढ़ रहा है तो वो टाइम के अकॉर्डिंग नीचे भी आ सकता है, तब भी उसकी स्पीड बढ़ती है। या अगर मैं आपको बोलूं कि टाइम के अकॉर्डिंग कोई गाड़ी ऐसे चल रही है, प्रति सेकंड उसकी स्पीड इतनी बढ़ रही है, तो एक समय के बाद प्रति सेकंड उसकी स्पीड क्या हो सकती है, घट भी सकती है, माइनस भी होती है। जैसे आपने गाड़ी को ब्रेक लगाया तो गाड़ी मंद होगी, धीरे होगी, तो उसको अपन बोलते हैं डी एसेलरेशन। पहले गाड़ी 100 पे चल रही थी, फिर 80 पे आई, फिर 60 पे आई, फिर 40 पे आई, फिर 20 पे आई और फिर 0 पे आई, इसको बोलते हैं अपन मंदता रिटार्डेशन। ये जो एसिलरेशन चलेगा या त्वरण चलेगा, ये त्वरण हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में चलेगा। तो आपको एसिलरेशन की जो आपके पास यूनिट आएगी, वो एसिलरेशन की यूनिट आपके पास आएगी मीटर बटा सेकंड, और टाइम की फिर सेकंड है तो हो जाएगी मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर भी मंदता का रहेगा, यही त्वरण का रहेगा, लेकिन मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर है नहीं, स्क्वायर को किसने कर दिया, ऊपर ले गया, और ऊपर जाते क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो मीटर बटा सेकंड, मीटर सेकंड माइनस में जाएगा 2 ऊपर। ऑप्शन नंबर ए नहीं लगाना। ए और डी में देखो आप लोगों को केवल इतना ही मिलेगा, ए और डी में केवल इतना ही मिलेगा आपको कि ये माइनस का है और वो प्लस का है, वो प्लस का नहीं हो सकता। अगर प्लस का होगा तो यहाँ पे स्लेश का आना चाहिए, अगर स्लेश होता तो ये सही होता, स्लेश नहीं है तो इसका मतलब माइनस वाला सही होगा, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा, डी करेक्ट जाएगा। अगला सवाल, एन ऑब्जेक्ट हैज 1500 जूल ऑफ एनर्जी एंड ए मास ऑफ 15 kg, फाइंड द ऑब्जेक्ट हाइट अबव द ग्राउंड। एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है, तो भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। देखो मेरे भाई, आपको क्या दे रखा है, आपको एनर्जी दे रखी है, और कितने जूल दे रखी है, 1500 जूल आपको एनर्जी दे रखी है, और आपको एक 15 kg वर्ड दिया हुआ है, और क्या दे रखा है आपको, जी की वैल्यू आपको दे रखी है 10। ये तीन चीज आपको दे रखी है, आपको ऊर्जा दे रखा है। तो आप ऐसी स्थिति में यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको, क्या एमजीएच का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ऊंचाई आप लोगों को ज्ञात करनी है, एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप ऊर्जा कितनी आपके पास 1500 है, और एम की वैल्यू आपके पास 15 है,
जी की वैल्यू आपके पास 10 है और एच आप यहाँ से ऊंचाई एच निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी वे में हो जाएगा। 1500 बटा 150 हो जाएगा। 150 कितने बार कटेगा? 10 बार कटेगा। तो एच कितनी आ गई आपके पास? 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या जाएगा? करेक्ट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका मेरे भाई यहाँ पे क्या जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर ए आपका क्या जाएगा यहाँ पे? करेक्ट। क्यों जाएगा करेक्ट? चारों में ए दे रखा है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में तो दिया हुआ है मीटर, हमने ऐसा ही लिया था, केजी लिया था, इसलिए मीटर रखेंगे, वरना तो ऑप्शन में सेंटीमीटर भी दे रखा है, तो अपन सेंटीमीटर भी ले सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वहां पे क्या है, हमने मीटर में ही लिया है सारी चीज, हमने ऐसा ही लिया, इसलिए सेंटीमीटर नहीं लिया। न्यूटन किसका होता है? ये होगा आपका फोर्स का, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और पास्कल किसका होता है? ये जब अपन प्रेशर ज्ञात करते हैं ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? हमारा आंसर पास्कल में जाता है। ठीक है, अगला सवाल, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? ठीक है, देखो, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, माइक्रो और अल्ट्रासाउंड। देखो, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछी है, अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी हो सकती है ये देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। सबसे ऊपर आप लोग याद रखिएगा रेडियो वेव, फिर आप लोग याद रखिएगा माइक्रोवेव, फिर आप याद रखिएगा इंफ्रारेड, फिर आप याद रखिएगा यू लाइट वेव, या विजुअल वेव भी बोल सकते हैं अपन, फिर आप याद रखिएगा यूवी रे, फिर आप याद रखिएगा एक्स रे, फिर आप याद रखिएगा गामा रे। ये इनका क्रम याद रखना आप लोगों को, और क्रम में सारी चीज आ जाएगी, रेडियो से लेके 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सातों का क्रम आप लोगों को याद रखना। इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और इसकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे कम होती है। तो वेवलेंथ कम और ज्यादा के आधार पे अपन याद रख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन वेवलेंथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आधार पे आप याद रखेंगे। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि रेडियो भी आ गया, इंफ्रारेड भी आ गया और माइक्रो भी आ गया, क्या नहीं आया? अल्ट्रासाउंड नहीं आया। तो अल्ट्रासाउंड जो रहेगा वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं आएगा। ये किस में जाएगा? ये आपका जो होता है वो होता है आपका मैकेनिकल वेव। कौन सा होता है? मैकेनिकल वेव, या आप इसको बोल सकते हैं यांत्रिक तरंग। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल, अगला सवाल आप लोगों के सामने, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कवरिंग लेंस, ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। आप लोगों को लेंस से रिलेटेड आपको मैग्निफिकेशन यहाँ पे बताना है कि मैग्निफिकेशन आपका क्या जाएगा, और सारी चीजें आपको दे रखी है, बताइए। 5/6 जाएगा, या -5/6, या -6/5, या प्लस का 6/5? क्या क्या दे रखा है? An object placed 25 centimeter converging lens, real inverted the image of form distance from magnification powered by। करो भाई, देखे करो, आंसर करो, देखे क्या ही जाएगा इसका आंसर। देखो, आप लोगों को यहाँ पे पूछा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है कि -v/, क्या होता है मेरे भाई? यू होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है मेरे भाई? -v/u होता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को कौन सा लेंस दे रखा है? अभिसारी लेंस दे रखा है। तो आपको मैं बता दूं, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। देखो, एक होता है अवतल दर्पण,
अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। एक होता है आपके पास उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये तो बात होगी दर्पण की। एक आपके पास होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस को बोलते हैं अपन कॉनकेव लेंस। और एक होता है आपके पास उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस को अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। एक बात तो आपको ये याद रखना, इसके साथ आपको याद क्या रखना है, इसके साथ आपको याद रखना है अवतल दर्पण या कॉनकेव जो मिरर होता है इसको अपन बोलते हैं अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। और अभिसारी दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। और ये जो सेम नाम है ना, सेम का सेम नाम, ये आपका किस में आएगा? ये आपका अवतल दर्पण में है तो आपका उत्तल लेंस में आएगा। किस में आएगा? उत्तल लेंस में। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और इसी को अपन हिंदी में बोलते हैं अभिसारी दर्पण। यही बात जब आप लोग उत्तल लेंस की करेंगे तो उत्तल लेंस में भी आप लोग क्या याद रखेंगे कि अभिसारी लेंस के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग बोलेंगे अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है उत्तल लेंस को। किसको? उत्तल लेंस को। ऐसे ही अगर आप लोग ये बोले कि आपका उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपन अपसारी दर्पण, अपसारी, या अपन इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग अपसारी बोल सकते हैं, या अपन इसको बोल सकते हैं डाइवर्जिंग। और ये सेम जो आएगा वो आएगा आपका किसके पास? ये आएगा आपके पास अवतल लेंस में। मतलब इन चारों के नामों में आपको जो कंफ्यूज होता है हमेशा, आप उस कंफ्यूज को यहां से क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं मेरे भाई। क्यों? कई बार क्या करता है एग्जामिनर, ये नाम नहीं देके एग्जामिनर ये नाम देता है, तो आपको याद रखना है, एक याद रख लो कि अवतल दर्पण आपने याद रख लिया कि अवतल दर्पण को अपन अभिसारी बोलते हैं, तो अवतल का उल्टा आपको उत्तल याद रखना, तो सेम उत्तल वाली यहां आएगा। और इसके अलावा आपको अपसारी वर्ड इन दोनों के लिए अवतल, उत्तल दर्पण और अवतल के लिए याद रखना है। समझ गए चीज? अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया अभिसारी लेंस, इसका मतलब आपको कौन सा लेंस दिया? इसने उत्तल लेंस दिया। कौन सा लेंस दिया? उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में आप लोग ये देखिएगा कि आपको क्या क्या दे रखा है। आपको दे रखा है कि एक 25 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर रखी गई है, इसका मतलब आपको यू की वैल्यू, वस्तु को रखा गया कितने सेंटीमीटर दूरी पे? 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया। एक लेंस 30 सेंटीमीटर पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और v की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? v की वैल्यू आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर। आप लोग हमेशा ये देखिएगा कि ये जो चार वर्ड मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए हैं, ये वर्ड मैंने आपको लिखवाए, इनमें आपको क्या क्या देखना होता है? इनमें आपको ये देखना होता है कि m नहीं, आपको देखना होता है f, आपको देखना होता है v, आपको देखना होता है u। जब बात की जाए उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की, तो F पॉजिटिव आएगा, F भी पॉजिटिव आएगा, U नेगेटिव आएगा। और जब यही बात इनकी की जाए तो इनमें तो सारे चिन्ह माइनस के आएंगे, अवतल लेंस में इसमें भी सारे माइनस के आएंगे जब आप क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ U तो किस में आ जाएगा? U तो किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। V किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले में रखो, फॉर्मूले में रखेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 30 हो जाएगा। और U किसका है? माइनस का, तो माइनस का आपने 25 यहाँ पे रख दिया। कितने बार? ये दोनों आपस में कट गए तो 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 5 बार, और 5 से कटेगा 6 बार। आंसर आएगा 6/5, आंसर आएगा 6/5। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल। अगला सवाल आपको बोल रहा है कि NH4SO4 में जो कितने मॉलिक्यूल्स ये पाए जाते हैं बताओ। देखिए मैं चाय पीता हूं, आप बताइए। ट्वेंटी फाइव में जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा? मेरे हिसाब से इसमें बड़ी वैल्यू जाएगी। क्यों जाएगी बड़ी वैल्यू? 15 आना चाहिए। देखो कैसे आना चाहिए, आप देखते हैं। 15 आएगा, 14 आएगा। देखो ओ आपको दे रखा है, ओ में कितने हैं? 4। एस में आपको कितना दे रखा है? 1।
एन आपको कितना दे रखा है, कोष्टक के बाहर 2 है तो इसको कितना रखेंगे अपन, एन को कितना रखेंगे 2। हाइड्रोजन के 4 तो कोष्टक के अंदर है, 2 बाहर है, तो 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8। 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 और 5 15। ऑप्शन नंबर देखो बिल्कुल करेक्ट, आइडिया बिल्कुल करेक्ट लगा 15। अगला सवाल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? ये देखो बहुत इजी सवाल आपको पूछा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? देखो मैंने आपको बताया था, एक होता है CaO, इसको बोलते हैं अपन कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको बोल सकते हैं बिना बुझा चुनना, बिना बुझा चुनना। इसको बुझाना है हमें, बुझाएंगे तो इसमें पानी मिलाएंगे, तो पानी हमने इसके अंदर अगर मिलाया, वाटर अगर हमने इसको मिलाया तो बुझ गया, तो बुझने के बाद ये क्या बनाएगा, बुझने के बाद ये बनाएगा CaOH2, इसको बोलते हैं अपन बुझा चुनना। बुझ गया तो बुझा चुनना, और बुझे चुनने को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या जाएगा यहाँ पे, करेक्ट जाएगा। ठीक है, एक सवाल और करते हैं अपन, लास्ट सवाल आज की क्लास का, कि मेंडल ने एफ1पीडी में F2 वंशज की पद्धति किसके द्वारा प्राप्त किया, बताइए। मेंडल ने F1पीडी के पौधों से F2 वंशज प्राप्त किया। देखो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। क्या जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब, ऐसे मान लो आप लोग, मेंडल ने लंबे पौधे लिए और मेंडल ने छोटे पौधे लिए, बोने पौधे लिए। लंबे पौधे इनके पास टीटी थे, बोने पौधे इनके पास टीटी थे। ठीक है, इनके बीच इसने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। ये क्रॉस करवा दिया, ये आ गया इनके पास टीटी, ये भी आ गया इनके पास टीटी, ये आ गया इनके पास टीटी, और ये आ गया इनके पास टीटी। ठीक है, अब ये जो जनरेशन थी ना, ये थी F1 जनरेशन। क्या थी, F1 जनरेशन। अब मेंडल ने क्या किया कि इस F1 जनरेशन का क्रॉस करवाया इन ऊपर वाली पीढ़ी के साथ। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास F1 जनरेशन ये है, और इसका क्रॉस लंबे पौधों से करवा दीजिए, और F1 पीढ़ी है, इसका क्रॉस बोने पौधों से करवा दीजिए। तो पहले लंबे से करवाते हैं, तो ये लंबे पौधों से करवाएंगे तो ये हो जाएगा टीटी, ये हो जाएगा टीटी, ये हो जाएगा टीटी, और ये हो जाएगा आपका टीटी। एक साइड हो गया, एक साइड अपन और करवा देते हैं। नहीं आएगा ये, चलो कोई बात नहीं। चलो ऐसे अपन यहाँ पे एक दूसरा और देख लेते हैं साथ में, पास में। इसमें ये क्या हो जाएगा, टीटी, और अब की बार स्मॉल लेना हमें, तो ये हो जाएगा इनके पास ये हो जाएगा इनके पास ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये। मतलब ये जो जनरेशन आई ना, ये आई F2। जब किसी F1 पीढ़ी का क्रॉस वापस उसके जनक के साथ करवाया जाए, पेरेंट्स के साथ करवाया जाए, ऐसी स्थिति को अपन बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, या अपन इसको बोल सकते हैं स्वपरागण। ठीक है, चलो मेरे भाई, आगे की क्लास को अपन करेंगे कल कंटिन्यू। आज तक यहीं के लिए धन्यवाद। जुड़े रहे सभी साथी, यही 8 से 9 के बीच। आप धीरे धीरे करके जुड़ जाइए, फिर हमारी क्लास भी थोड़ी सी लंबी होने वाली है, शॉर्ट नहीं होगी। अभी आपका सवाल थोड़े से कम लग रहे हैं और टाइमिंग भी थोड़ी कम है, तो अपन इस क्लास को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ट्यूशन का लेवल भी बहुत आपके सामने अच्छा जो हमेशा रहने वाला है। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।
गुड नाइट।